अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एरा की एक बहुत सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। ये वो पर्सन हैं जिनके आने से रोमांटिक एरा का आगाज़ हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ आज एस.टी. कॉलरिज के बारे में, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिन्होंने अपना कोलैबोरेटिव वर्क प्रेजेंट किया था 1798 में लिरिकल बैलेड्स के नाम से, और ये वही टाइम पीरियड है जिससे रोमांटिक एरा का आगाज़ हुआ था। तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम अच्छी तरह से समझते हैं कि एस.टी. कॉलरिज कौन थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, कितने लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एरा के दो एजेस रहे हैं, दो जनरेशन्स रहे हैं। एस.टी. कॉलरिज का नाम फर्स्ट जनरेशन में आता है और फर्स्ट जनरेशन में रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज शामिल हैं, और सेकंड जनरेशन में लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले एंड जॉन कीट्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो ये दो जनरेशन्स, जिनमें फर्स्ट जनरेशन में एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका नाम बहुत प्रोमिनेंट है और इनसे ही लिटरेचर में रोमांटिक एरा का नाम एसोसिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनकी बर्थ हुई है एस.टी. कॉलरिज की 1772 में। ये विलियम वर्ड्सवर्थ से 2 साल छोटे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ की पैदाइश 1770 में हुई थी, 21 अक्टूबर 1772 में पैदा हुए हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ से 2 साल छोटे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरिज के फादर का नाम था जॉन कॉलरिज, और उनकी 2 मैरिजेस हुई थी, जिनमें ये 14 नंबर पे सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थे, और इनकी मदर का नाम था एनी बाउडिन। और ये यंगेस्ट चाइल्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लविंग चाइल्ड भी थे अपने फादर के। इनके फादर जॉन कॉलरिज एक स्कूल में पढ़ाते थे, ही वॉज ए स्कूल मास्टर, और उनका ड्रीम था कि एस.टी. कॉलरिज बड़े होके क्लर्जी मैन बने। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, इनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया 1781 में। ये स्कूल गए, इनके स्कूल का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे ये फ्रेंड्स, आपने नाम, वैसे तो ये आपको हॉस्पिटल लगेगा, बट बेसिकली उस टाइम पे क्राइस्ट हॉस्पिटल या गाइज हॉस्पिटल, ये वो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे जिनमें स्कूल, बोर्डिंग हाउस स्कूल्स हुआ करते थे, जिनमें बच्चे पढ़ते थे और साथ साथ वहीं रहा करते थे, और ये चैरिटी बेसिस पे स्कूल्स चलते थे। तो फ्रेंड्स, उस स्कूल में इनकी मुलाकात चार्ल्स लैम्ब के नाम से एक पर्सनालिटी से होती है, जो आगे चल के एक बड़े एसेस्ट बनते हैं, वो भी लिटरेरी फिगर हैं, और इनकी मुलाकात और इनकी फ्रेंडशिप लाइफ टाइम कंटिन्यू होती है। चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑफ इलिया तो मशहूर हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, 1781 में वो क्राइस्ट स्कूल हॉस्पिटल नाम के स्कूल में जाते हैं, और 1792 में इनका एडमिशन जीसस कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में इनका स्कूल में एडमिशन होता है। जीसस कैम्ब्रिज में उनका एडमिशन का पर्पज़ ही ये होता है, उनके फादर उनको उस कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि उनका बेटा एस.टी. कॉलरिज बड़ा होके क्लर्जी मैन बने, या क्लर्जी मैन क्योंकि एक चर्च में एक हायर पोजीशन होती है, रिलीजियस पोजीशन होती है इन क्रिश्चियनिटी। तो ये उनके बारे में था। उसके बाद उन्होंने 1795 में उन्होंने सैरा नाम की एक लड़की के साथ शादी की है, और वो शादी, क्योंकि उनकी अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल शादी थी, और 12 साल के पीरियड के बाद जब उनकी शादी ब्रेकअप होती है या उनकी जब डिवोर्स होती है, तो उस वक्त उनके 4 बच्चे होते हैं, तो उनकी शादी ये सक्सेसफुल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, 1795 में उनकी मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ होती है, और उनकी सिस्टर डोरोथी, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी हैं, इन दोनों के साथ एस.टी. कॉलरिज की मुलाकात होती है और उनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है। 1795 में उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क पब्लिश होता है, जो है कुबला खान और साथ साथ क्रिस्टाबेल। तो ये दोनों वर्क के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। कि कुबला खान जो उनका वर्क है, दैट इज़ बेसिकली अ विजन, दैट इज़ अ ड्रीम विजन, और ये एक ड्रीम फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ये क्यों ड्रीम फ्रेगमेंट है? क्योंकि एस.टी. कॉलरिज बीमार रहते थे, और बीमारी की वजह से उनको डॉक्टर ने एडवाइस की थी कि आप ओपियम का कुछ डोज़ लें। उन्होंने ओपियम का ओवर डोज़ करना शुरू किया, और इसकी वजह से वो उनकी तबीयत उस पर और ज़्यादा बिगड़ने लगी है। वो एक ड्रीम्स में चले जाते थे और वो ज़्यादा टाइम
उसके बाद फिर वो लिखना शुरू करते थे। तो कुबला खान की कुछ हिस्ट्री इस तरह है कि ये चंगेज़ खान जो कि मंगोल्स की ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए उनके एक ग्रैंडसन थे, और वो कुबला खान एक ही इन दिस पोएम ही वांटेड टू क्रिएट अ ड्रीम लाइक प्लेस, एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे देयर इज़ अ सनलेस प्लेस, और वहाँ पे एक एल्प्स के नाम से एक रिवर है। वो एक फ्रेगमेंट को तस्वुर करवा रहे होते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेटिव एरिया को तस्वुर करवा रहे होते हैं, और बाद में उनका ये ड्रीम टूट जाता है। किसी उनके फ्रेंड ने आके उनको इंटरप्ट किया और वो उठ जाते हैं उस ड्रीम से, तो वो उन्होंने अपना अनफिनिश्ड वर्क कहा जाता है उनका कुबला खान, और बहुत ही इमेजिनेटिव वर्क है। फ्रेंड्स, क्रिस्टाबेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टाबेल इज़ एक्चुअली द वर्क जिसकी थीम ये है कि वर्चुअसनेस, पायसनेस इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू वाइस। उसमें ये बताया गया है कि क्रिस्टाबेल के नाम से एक पायस लड़की है, शी इज़ अ यंग वुमेन। वो रात को प्रेयर करने के लिए एक डार्क फॉरेस्ट में जाती हैं। वहाँ पे इनकी जो है वो मुलाकात, या उनको ओक ट्री के नीचे एक फ़ीमेल कैरेक्टर की आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ को फॉलो करते उनसे मिलती हैं, तो वो उनको बताती हैं, क्रिस्टाबेल को बताती है कि आई हैड बीन किडनैप्ड, बट बेसिकली वो उनके साथ जो है वो ड्रामा करती हैं, ये उनके साथ बेसिकली वो फ्रॉड करती हैं, और वो फिर दैट क्रिस्टाबेल फाइनली wins her piousness and she becomes successful at the end to get rid of the wise people. So that is about the क्रिस्टाबेल, ये पोएम के बारे में। फ्रेंड्स, कुबला खान और क्रिस्टाबेल की पब्लिकेशन के बाद 1798 एक ईयर आता है जिसमें लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होते हैं, जो कि एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलेज का। इसमें 23 पोएम्स होती हैं, जिसमें 4 पोएम्स एस.टी. कॉलेज की और रिमेनिंग 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की होती हैं, जिसमें प्रीलूड भी विलियम वर्ड्स का शामिल होता है। एंशिएंट मैरिनर के नाम से एस.टी. कॉलेज की बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इस वर्क को ज़रूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, इस वर्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बेसिकली एक ऐसी कहानी है कि एक शिप में ग्रुप ऑफ पर्सन्स जा रहे होते हैं, वेयर देयर इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर होता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जिसका नाम दिया गया है, कि वो एक कुछ शिप पे ट्रैवल करने के बाद, जो कि वो शिप एक पोलर रीजन से गुज़र रही होती है, तो अचानक एक एल्बेट्रोस के नाम से एक परिंदा, जो कि बहुत ही ह्यूज बर्ड होता है, वो शिप पे आके बैठता है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर मिस्टेकनली या बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, डर जाता है, तो वो उस एल्बेट्रोस बर्ड को किल करता है। जैसे ही वो उस बर्ड को किल करता है, तो नेचर अपनी वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस शो करते हैं। तो जैसे ही वो जो है वो सब शिप पे जो मौजूद होते हैं लोग, वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को कर्स करते हैं कि बिकॉज यू किल्ड दैट बर्ड एंड दैट नेचर इज़ शोइंग द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ऑल ऑफ अस। और उसी की ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि हर जगह सॉल्टी पानी है मगर पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही। तो ये बेसिकली पोएम है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। उसके बाद फ्रेंड्स, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बिकेम वेरी सक्सेसफुल पोएम, वेरी सक्सेसफुल वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेज। आफ्टर दैट फ्रेंड 1808 में एस.टी. कॉलेज सेपरेट हो जाते हैं अपनी वाइफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आफ्टर 12 years ऑफ मैरिज एंड दे हैड 4 kids, ही डिसोसिएटेड और ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ बिकॉज देयर वाज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी कपल। सो उसके बाद उन्होंने 1809 में एक जर्नल पे काम करना शुरू किया, जो कि काफ़ी सालों तक कंटिन्यू रहा, जिस जर्नल का नाम है फ्रेंड। और 1810 में उनका विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ किसी बात पे झगड़ा होता है, और वो बात ये होती है कि एस.टी. कॉलेज ने बहुत ज़्यादा ओपियम को कंज्यूम करना शुरू किया था, जिससे उनकी अपनी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो वो उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, और उस झगड़े के काफ़ी साल के बाद फिर वो बातचीत होती है, मगर वो जो है कंटिन्यू रहता है वो झगड़ा। 1816 में वो एस.टी. कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया बेसिकली इज़ अ क्रिटिकल वर्क, और बायोग्राफिया लिटरेरिया वो वर्क है जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी में डिफ्रेंशिएशन बताया। फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि फैंसी जो है एक लोअर
स्टेट है ऑफ थिंकिंग, बल्कि इमेजिनेशन इज़ अ हायर स्टेट ऑफ थिंकिंग। तो उन्होंने दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया है इस वर्क में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बायोग्राफिया लिटरेरी इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क इन क्रिटिक्स, इन क्रिटिकल वर्क्स। 25 जुलाई 1834 को एसटी कॉलेज की डेथ हो जाती है कार्डियक फेलियर की वजह से। ही इज़ नो मोर, ही वॉज बरीड एट माइकल्स चर्च, इंग्लैंड में उनको बरी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी एसटी कॉलेज के बारे में। एसटी कॉलेज, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।